अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारे पास ई है, ई जो है ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम आपके पास मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई आपके पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास चार्ज है, और एम हमारे पास मास है। तो आपने क्या करना है, आपने इस टॉपिक के अंदर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करना है। ओके जी, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए है, हमारे पास एक ऐसा रीजन होना चाहिए, जैसे ये हमारे पास एक रीजन है, ये हमने कोई रीजन कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास कोई रीजन है, यहाँ पर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। कौन सी फील्ड मौजूद है? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेज, इनटू द बोर्ड, बोर्ड की तरफ जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके जी, हमने पढ़ा कि जब भी किसी चार्ज को, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, रिलेशन था Q इंटू वी क्रॉस बी। जब भी कोई चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए है, ये है हमारे पास एक फिलामेंट, ये फिलामेंट है, और ये मौजूद है हमारे पास एक कैथोड। कैथोड एक ऐसा मटेरियल जिसमें मेजॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन्स गन। ये क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स गन, जिससे हमने इलेक्ट्रॉन्स को इस रीजन के अंदर दाखिल करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन गन, जिससे हमने इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को दाखिल करना है। बच्चों जैसे ही इस फिलामेंट को हम किसी बैटरी के साथ जोड़ेंगे, जिसका पोटेंशियल अगर हमारे पास क्या है? V है। पोटेंशियल हमारे पास क्या है? V है। जाहिर सी बात है, जब इस फिलामेंट को हम किसी बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, और इसके फ्लो ऑफ करंट की वजह से क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट से ये फिलामेंट हीट हो जाएगा। फिलामेंट के हीट होने से क्या होगा कि ये कैथोड को हीट अप करेगा, और जब कैथोड हीट करेगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स शूट आउट करेगा। क्या शूट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ v वेलोसिटी से मूव करते हुए स्ट्रेट इस रीजन के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ओके जी, हमने पढ़ा। अब आपके पास क्या क्या चीज मौजूद है? वेलोसिटी भी है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चार्ज भी है। किसी वेलोसिटी v से जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए जाएंगे तो इन पर क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। क्या एक्ट करेगी? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। यहां से ये माइनस का साइन आप स्किप कर दें, ये इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स EVB, क्रॉस खत्म करेंगे तो यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन ऑफ थीटा। EVB साइन ऑफ थीटा। बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में दाखिल होंगे तो क्या होगा? इन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी? ये मूव करते हुए यहां पर आगे हैं, ये देखिए क्रॉस, ये क्रॉस क्या है? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे पास क्या है? ये है आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। ये क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर ये वेलोसिटी है और इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। तो इन पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो ये फोर्स एक्ट करेगी, ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगी। ये वो फोर्स है जो किसी इलेक्ट्रॉन जो v वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा था उस पर एक्ट करेगी। अब ये फोर्स क्या करेगी? इसके स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट करेगी। ये जनाब इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ, और डिफ्लेक्ट होने के बाद ये आ गया यहाँ पर। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ट मौजूद है, और इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये है उस इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन बीम की। मतलब वेलोसिटी कहाँ है? डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड। फोर्स किधर लगेगी? फोर्स इस तरफ लगेगी। ठीक है, इधर फोर्स लगेगी, और फिर से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है ये डिफ्लेक्ट होगी इधर।
अब ये यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ भी इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और ये जो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इसकी अब किधर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फोर्स अब ये एक्ट करेगी इस पर, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जो इसके पाथ को फिर से डिफ्लेक्ट करेगी, और यहाँ पर वही बात, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और ये है उसके पास वेलोसिटी, और ये होगी फोर्स जो इसको फिर से डिफ्लेक्ट करेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि हर पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फोर्स इस मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम की किस चीज को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ, उन इलेक्ट्रॉन्स ने सर्कल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास EVB के बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास mv² ओवर r के बराबर। तो यहां से देखें, एक v जो है वो कट गया आपके पास, इधर बच गया EB इज इक्वल टू mv ओवर r। आपको तो चार्ज टू मास रेशो चाहिए, चार्ज इधर है, मास को इधर ले आए, तो E ओवर m दैट इज इक्वल टू, उधर क्या था आपके पास v, और डिवाइडेड बाय ये b इधर आएगा तो br। ये आपके पास बच्चों रिलेशन आ गया, चार्ज टू मास रेशो E ओवर m दैट इज इक्वल टू v ओवर br। लेकिन यहाँ हमारे पास दो इश्यूज हैं। एक तो ये जो सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का, जो सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस हमें नहीं मालूम, तो पहले नंबर पे हमने क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। रेडियस कैसे मालूम करेंगे, हम एक ग्लास ट्यूब लेंगे, ये हमने ग्लास ट्यूब ली, इसमें मौजूद है हमारे पास हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। इस ट्यूब के अंदर क्या चीज मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है लो प्रेशर पर, और इसके अलावा यहां मौजूद है इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर क्या चीज मौजूद है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इस ग्लास ट्यूब में दाखिल होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कल में मूव करना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कैसे मूव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करेंगे तो क्या होगा, उस सर्कल में मौजूद जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स के साथ टकराएंगे, उनको एक्साइटेड करेंगे। जब वो हाइड्रोजन एटम्स डी एक्साइटेड होंगे तो वो लाइट एमिट करेंगे। जब वो लाइट एमिट करेंगे तो हमें उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक ब्राइट रिंग नजर आएगा। क्या नजर आएगा, हमें एक ब्राइट रिंग नजर आएगा। अब वो ब्राइट रिंग जो होगा, कैसे ये ब्राइट रिंग हासिल हुआ, इलेक्ट्रॉन्स collide with hydrogen atoms and excite them। इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम के साथ टकराए और उनको एक्साइटेड स्टेट में कर दिया। अब जैसे when hydrogen atoms come their ground state, जब वो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, दे emit लाइट। तो वो क्या काम करेंगे, लाइट एमिट करेंगे। अब बच्चों जब वो लाइट एमिट करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, we observe bright circle in glass tube। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक ब्राइट सर्कल ऑब्जर्व करेंगे। वो ब्राइट सर्कल क्या होगा, वो उन इलेक्ट्रॉन्स बीम का पाथ होगा जिस पाथ के अंदर वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट हुई। तो फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे डायमीटर। हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे डायमीटर।
डिटरमाइन डायमीटर, डायमीटर आपने डिटरमाइन कर लिया, फिर उस डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लेंगे लो प्रेशर पर, जब इलेक्ट्रॉन बीम उसमें दाखिल होगी तो वो क्या करेगी, उस सर्कल के अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स। उस सर्कल में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ टकराएंगे, उनको एक्साइट करेंगे। जब वो हाइड्रोजन एटम डी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे वो लाइट एमिट करेंगे और उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमें एक ब्राइट सर्कल जो है वो नजर आएगा। हम उस ब्राइट सर्कल का डायमीटर नोट करके उसको 2 पे डिवाइड करके रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस हमने फाइंड कर लिया, अब हमारे पास रह गई है वेलोसिटी। अब कौन सा फैक्टर रह गया है, वेलोसिटी वाला फैक्टर रह गया। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, देखें शुरू में इलेक्ट्रॉन गन हमने यूज की, इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी दी, किसकी मदद से, एक बैटरी की मदद से। मतलब electrons gain kinetic energy when connected to battery of potential V। जब आपने क्या किया, V बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी को प्रोवाइड किया, कैथोड को, इलेक्ट्रॉन गन को प्रोवाइड किया, तो उन इलेक्ट्रॉन्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन की। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, VE के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, VE। ये V आपके पास क्या है, पोटेंशियल है। ये जो स्मॉल v है, ये कैपिटल V आपके पास क्या है, ये आपके पास है पोटेंशियल, और स्मॉल v क्या है, ये वेलोसिटी है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे उधर हमने रेडियस फाइंड किया। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू VE। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू VE। तो इस 2 को इधर ले जाओ, mv स्क्वायर इज इक्वल टू VE, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू VE ओवर m, या फिर v इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 भी तो इधर जाएगा ना, ये 2 इधर चला जाएगा, 2VE हो जाएगा। तो 2VE ओवर m का स्क्वायर रूट, 2VE ओवर m का स्क्वायर रूट आपके पास ये वेलोसिटी आ रही। अब इस वेलोसिटी को आपने इधर पुट कर देना है इस रिलेशन में। तो ये आपके पास है E ओवर m इज इक्वल टू, वेलोसिटी की बजाय क्या पुट करेंगे, 2VE ओवर m का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय BR। ओके जी। अब जो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग, इधर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो E ओवर m का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2VE ओवर m का स्क्वायर रूट ओवर BR, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर इधर तो आ गया आपके पास E स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, और उधर क्या बचा, इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 2VE ओवर m डिवाइडेड बाय B स्क्वायर R स्क्वायर। ओके जी। तो बच्चों एक E इधर से और एक m इधर से काट दें, तो आपके पास इधर बच गया E ओवर m, उधर आपके पास बच गया 2V ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर। ये है बच्चों आपके पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके जी। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन भी होगा, जो कि क्या होगा, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन ये लेस होगा किससे, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसका चार्ज टू मास रेशियो 0 के बराबर हो जाएगा। अब जो आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का क्योंकि मास ज्यादा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इस वजह से प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो से कम होगा।
ओके जी डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंशाल्लाह इससे आगे फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का मतलब क्या है। देखिए, कैथोड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस। जहाँ भी हम नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं या नेगेटिव की बात करते हैं तो वहाँ जो लफ्ज़ है वो हम कैथोड का यूज़ करते हैं। कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं? कैथोड का। रे जो है, रे क्या होता है? आपके पास ये बीम होता है। तो कैथोड रे में हम कुछ नेगेटिव चार्जेस की बीम को यूज़ करेंगे और बीम को यूज़ करके फिर हम देखेंगे कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और इसके कौन कौन से यूजेस हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है क्या। सो इट इज़ अ वर्सटाइल डिवाइस। It is a versatile device used for high speed graph plotting device. Graph plotting device. ये हमारे पास क्या है? हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। मतलब ये है जितनी भी हाई स्पीड क्वांटिटीज़ हैं, जिस तरह से हमारे पास अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट है, हमारे पास हमारी हार्ट बीट होगी, पल्स रेट हो गया, जिसे जैसे कि ईसीजी की जाती है और एक वो ग्राफ की लंबी सी पट्टी हमें मिल जाती है, ठीक है, जहाँ से डॉक्टर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसकी पल्स रेट के अंदर, इसकी हार्ट बीट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो वहाँ से देख के फिर हमें उस ग्राफ को देख के किसी रिजल्ट पे पहुँचते हैं। तो हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस इज कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या कहेंगे इसको? हाई स्पीड ग्राफ। मतलब जितनी भी हाई स्पीड क्वांटिटीज हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं, उनका ग्राफ बनाने के लिए हम इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को यूज करेंगे। अब बच्चों इसके प्रिंसिपल की तरफ आते हैं कि व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट मूविंग चार्जेस। डिफ्लेक्ट मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? मूविंग चार्जेस को डिफ्लेक्ट करती है। इससे पहले आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स, लेकिन बच्चों छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसी भी मूविंग चार्ज के पाथ को डिफ्लेक्ट भी करती है, एक्सेलरेट भी करवाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। ओके जी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट मूविंग चार्जेस, ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शंस के अंदर बच्चों हमारे पास इसके तीन मेन जो हैं वो पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो हमारे पास है ग्रिड। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है इसका? ग्रिड। ग्रिड कंसिस्ट करता है, ग्रिड में क्या चीज होती है? ग्रिड कंसिस्ट करता है फिलामेंट पर और कैथोड पर। कैथोड, ग्रिड किस पर कंसिस्ट करता है? फिलामेंट पर और कैथोड पर। इसके बाद बच्चों दूसरा हमारा जो पार्ट है इसका वो है हमारे पास एनोड्स। एनोड्स, एनोड्स 3 एनोड्स हम यूज करते हैं। कितने यूज करेंगे? 3 एनोड्स यूज करेंगे। जैसा कि एक आपके पास A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। तो ये जो आपके पास 3 एनोड्स और फिलामेंट, कैथोड, ये सारे के सारे हमारे पास इसके पहला पार्ट आ गया। इसके बाद बच्चों डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होगा हमारे पास। तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में क्या होगा? हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होंगी। हमारे पास होंगी एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, और दूसरा हमारे पास होंगी वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स।
वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स मतलब डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, एक्स प्लेट्स होंगी और वाई प्लेट्स होंगी। इनका काम ये होगा कि मूविंग चार्जेस को डिफ्लेक्ट करना है, मूविंग चार्जेस को डिफ्लेक्ट करना है। कहां पर, एक्स प्लेट्स पर या फिर वाई प्लेट्स। एक्स प्लेट या वाई प्लेट्स इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करती हैं स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। मतलब ये जो एक्स प्लेट होगी ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करेगी। जो वाई प्लेट्स होंगी आपके पास ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन के वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों लास्ट हमारे पास होता है स्क्रीन, या इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस स्क्रीन। फ्लोरेसेंस स्क्रीन, फ्लोरेसेंस स्क्रीन हमारे पास आमतौर पर जिंक सल्फाइड की होती है, जिंक सल्फाइड की। फ्लोरेसेंट स्क्रीन में ये होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस स्क्रीन के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे तो स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करने से ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। ओके जी, ये बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हम डिटेल के साथ देखते हैं कि हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है। सबसे पहले हम ग्रिड की बात करते हैं। तो ग्रिड में क्या होता है बच्चों, ग्रिड में एक फिलामेंट होता है, ये आपके पास फिलामेंट एफ आ गया, और इस पर मौजूद होता है हमारे पास एक नेगेटिव मटेरियल। ये आपके पास नेगेटिव मटेरियल क्या मतलब के कैथोड। नेगेटिव मटेरियल कौन सा होगा, मतलब के कैथोड। ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्जेस मेजॉरिटी नेगेटिव चार्जेस होंगे, और नेगेटिव चार्जेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये है कि अगर इस फिलामेंट को हीट किया जाएगा, फिलामेंट को गर्म किया जाएगा, तो फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम्स को क्या करेगा, अमिट करेगा। क्योंकि कैथोड जब गर्म होगा तो थर्मियोनिक एमिशन की वजह से, हीट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से अमिट होंगे, कैथोड में से अमिट होंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास यहां पर मौजूद होते हैं एनोड्स। ये हमारे पास आगे एनोड्स, ये हमारे पास आगे एनोड्स, ये 3 एनोड्स हैं हमारे पास। एक आपके पास है A1 एनोड, एक आपके पास A2 और एक आपके पास A3। ये कौन से एनोड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड। एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड ये क्या काम करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाएंगी, फोकस करवाएंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास होंगी 2 प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एक हमारे पास आ गई, ये प्लेट आ गई हमारे पास, और दूसरी हमारे पास ये प्लेट आ गई। ये दो आपके पास जो वर्टिकल प्लेट्स हैं एक्स एक्स डैश, ये वर्टिकल प्लेट्स इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल, स्क्रीन के हॉरिजॉन्टल पर क्या करेंगी, डिफ्लेक्ट करवाएंगी। इसी तरह से ये हमारे पास आ गई। इसके बाद ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आ गई, एक ये प्लेट आ गई आपके पास, एक ये प्लेट आ गई। ये कौन सी प्लेट्स हैं आपके पास, ये है वाई वाई डैश। ये जो वाई वाई डैश है, जब इलेक्ट्रॉन्स कहां पर फोकस होंगे, इन वाई वाई डैश प्लेट्स पर, इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पर, तो वाई वाई डैश ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होंगी ये इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन के वर्टिकल लाइन मतलब अलोंग वाई एक्सिस डिफ्लेक्ट करेंगे। ये बच्चों आ गई हमारे पास लास्ट में स्क्रीन, ये हमारे पास लास्ट में आ गई फ्लोरेसेंस स्क्रीन। ये आपके पास स्क्रीन आ गई, ये आपके पास दोनों आपके पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आ गई, ये है आपके पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं बच्चों, वर्किंग की बात करते हैं। ये बच्चों आपके पास होता है ग्रिड, ये हमारे पास क्या है, ग्रिड। ये ग्रिड क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल, हाई नेगेटिव पोटेंशियल। ये जो आपके पास एनोड्स हैं A1 A2 A3, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल। ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल्स होती हैं बच्चों। जब ये नेगेटिव पोटेंशियल इस फिलामेंट को मिलता है
ये फिलामेंट क्या करता है, हीट होता है। जब ये फिलामेंट हीट होगा, फिलामेंट के हीट होने से हीट द कैथोड, ये कैथोड को भी हीट करेगा। कैथोड में क्या चीज मौजूद है, कैथोड में मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स और थर्मियोनिक एमिशन, थर्मल एनर्जी मिलेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को, और थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन टेक प्लेस होगी और वो इलेक्ट्रॉन्स शूट आउट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ओके जी, तो जब फिलामेंट हीट होगा यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एमिट होंगे, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड्स पर पहुंचेंगे तो A1 और A2 ये क्या करेंगी, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट भी करवाएंगी और साथ में इनको एक फाइन बीम की शेप में क्या करेंगी, इनको चेंज कर देंगी। तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फाइन बीम की शेप इख्तियार कर जाएंगे। और लास्ट ये जो A3 होगा, ये होगा आपके पास फोकसिंग एनोड। ये क्या काम करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करेगा या फिर एक्स प्लेट्स पर या वाई प्लेट्स पर। अब बच्चों, जब हमारे पास ये एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज मौजूद होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम्स एक्स प्लेट्स पर जाएंगी तो ये एक्स प्लेट्स एक्स एक्स डैश जो कि वर्टिकल प्लेट्स हैं, तो एक्स एक्स डैश प्लेट्स जो हैं ये क्या काम करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करें। और इसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ये वाई वाई डैश के क्रॉस वोल्टेज मौजूद है तो यही इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कहाँ जाएगी, स्क्रीन के वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्ट होगी, और इस तरह से आपको एक ब्राइट वर्टिकल लाइन जो है वो नजर आएगी। एक आपको आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, जब एक्स प्लेट्स पर वोल्टेज मौजूद होगा तो हॉरिजॉन्टल ब्राइट लाइन नजर आएगी, जब वाई प्लेट्स पर वोल्टेज मौजूद होगा तो हमारे पास ये स्क्रीन पर वर्टिकल ब्राइट लाइन हमें ऑब्जर्व होगी। तो बच्चों, हमने देखा कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में सबसे मेन पार्ट ये आपके पास ग्रिड है, ये आपके पास कैथोड और फिलामेंट वाला पार्ट है। यहां से जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से एमिट होंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस स्क्रीन के साथ जाकर टकराएंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन की ब्राइटनेस कहां से कंट्रोल होती है, ग्रिड से कंट्रोल होती है। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रिड है, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीन के साथ कोलिजन, ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस। इसका मतलब ये हुआ वी कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन बाय कंट्रोलिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रिड, कि अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल ग्रिड का कंट्रोल करेंगे तो स्क्रीन पर हम ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये बच्चों आपके पास इसकी कुछ थोड़ी सी वर्किंग है। अब बच्चों, हमने जब इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ फोकस कर दिया, हमने एक्स एक्स डैश प्लेट्स पर फोकस कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक और चीज भी बताते हैं कि ये जो एक्स प्लेट्स हैं, एक्स एक्स डैश प्लेट्स हैविंग sawtooth वोल्टेज, ये जो आपके पास एक्स एक्स प्लेट है यहां पर कौन सा वोल्टेज होगा, sawtooth वोल्टेज होगा। ये जो आपके पास sawtooth वोल्टेज है, sawtooth वोल्टेज, ये वोल्टेज कहां से हासिल होगा बच्चों, sawtooth वोल्टेज सीआरओ के अंदर ही एक छोटा सा जनरेटर होता है जिसे कहा जाता है टाइम बेस जनरेटर। क्या नाम दिया जाता है, टाइम बेस जनरेटर। इस टाइम बेस जनरेटर को स्वीप का भी नाम दिया जाता है, टाइम बेस जनरेटर को स्वीप का भी नाम दिया जाता है कि हमारे पास एक्स प्लेट्स पर जो वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है वो कहां से की जाती है, वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर ही एक डिवाइस मौजूद होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर ही, जो कि एक टाइम बेस जनरेटर होता है जिसे स्वीप भी कहा जाता है। ये टाइम बेस जनरेटर कौन सी वोल्टेज प्रोवाइड करता है, sawtooth वोल्टेज प्रोवाइड करता है। sawtooth वोल्टेज किस किस्म का होता है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं कि हमारे पास जो sawtooth वोल्टेज है ये लीनियरली इंक्रीज होता है। sawtooth वोल्टेज क्या होता है,
लीनियरली इंक्रीज होता है आफ्टर सम टाइम टी, किसी टाइम टी के बाद सडनली ड्रॉप टू जीरो। लीनियरली इंक्रीज होता है सडनली ड्रॉप टू जीरो, लीनियरली इंक्रीज होता है सडनली ड्रॉप टू जीरो। तो हमारे पास जो इसकी जो वेव फॉर्म बनती है वो कुछ इस किस्म की बनती है, जिस तरह से हमारे पास साटूथ होती है, जिस तरह से किसी आरी के धंधे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपके पास इसका वेव फॉर्म बनती है। इसी वजह से हम कहते हैं इसको साटूथ वोल्टेज। अगर बच्चों वाई प्लेट्स पर ये हमारे पास स्क्रीन मौजूद है, अगर हमारे पास क्या होगा, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। ओके जी, स्क्रीन पर ये वाई एक्सिस आ गया, वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश, ये इसका दरमियान वाला पॉइंट ओरिजिन स्क्रीन का। बच्चों जब अभी हमने वाई वाई डैश पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को कनेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑन किया है। किसको ऑन किया है? हमने टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑन किया है। तो फिर क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक्स प्लेट्स उन इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करेगी, स्क्रीन के एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करेगी। इससे क्या होगा कि स्क्रीन पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर एक ब्राइट लाइन नजर आएगी, एक्स एक्सिस पर एक ब्राइट लाइन नजर आएगी। ओके जी। अब बच्चों जिस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की हमने मेजरमेंट करनी होती है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं वाई वाई डैश के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं? वाई वाई डैश के साथ। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कनेक्टेड, इसे कहां कनेक्ट किया जाता है? कनेक्टेड टू वाई प्लेट्स। अब इसको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को वाई प्लेट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है जिसको हमने वाई प्लेट के साथ जोड़ा है, उसकी हमने एक वेव फॉर्म जो है, एक सर्कल जो है, हमने उसका रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इससे हमें किस तरह से पता चलेगा? तो बच्चों ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यहां से टाइम बेस्ड जनरेटर को हमने किया हुआ है ऑफ, टाइम बेस्ड जनरेटर को क्या किया हुआ है? ऑफ। लेकिन हमने वाई प्लेट्स पर वोल्टेज प्रोवाइड किए हुए हैं, वाई प्लेट्स पर हमने क्या किया है? वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं। अब क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं है, एक्स के क्रॉस पोटेंशियल्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, जस्ट वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगी इसकी जितनी पीक वैल्यू होगी, जैसे ये आपके पास इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक टू पीक वैल्यू है, तो जितनी इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक टू पीक वैल्यू होगी, स्क्रीन पर उतनी ही एक वर्टिकल ब्राइट लाइन हमें ऑब्जर्व होगी। क्या होगा? जितनी इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू होगी उतनी ही हमें स्क्रीन पर एक वर्टिकल ब्राइट लाइन जो है वो ऑब्जर्व होगी। हमने देखा कि अगर हमारे पास टाइम बेस्ड जनरेटर होगा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होगी, अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वाई एक्सिस पर मौजूद है, टाइम बेस्ड जनरेटर ऑफ है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ब्राइट लाइन ऑब्जर्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास टाइम बेस्ड जनरेटर भी ऑन है, अगर हमारे पास ये टाइम बेस्ड जनरेटर भी ऑन है, टाइम बेस्ड जनरेटर को भी हमने ऑन किया हुआ है, और यहां भी वाई प्लेट्स पर भी कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है वो कनेक्ट की हुई है, तो उस सूरत में ये होगा कि स्क्रीन पर हमें एक वेव फॉर्म नजर आएगी, और वो वेव फॉर्म कुछ इस किस्म की होगी कि उसकी वर्टिकल हाइट भी होगी, उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगी। जब टाइम बेस्ड जनरेटर भी ऑन होगा और वाई एक्सिस पर भी क्या होगा, हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कनेक्ट करते हैं, तो इन दोनों सूरतों में फिर जाके स्क्रीन पर ग्राफ बनेगा, और उसी ग्राफ की मदद से क्या होगा, हम इसी ग्राफ की मदद से हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड जितनी भी अदर क्वांटिटीज होंगी वो मेजर कर सकेंगे। अब बच्चों स्क्रीन पर क्योंकि देखें टाइम बेस्ड जनरेटर साटूथ वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, वाई वाई डैश पर हमने क्या किया है, वाई वाई डैश पर कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कनेक्ट की हुई है, तो स्क्रीन पर जो ग्राफ होगा, स्क्रीन पर जो वेव फॉर्म होगी वो हमें स्टेशनरी या साइंक्रोनाइज कब होगी, कब हर वेव का टाइम पीरियड इक्वल होगा, कब तमाम वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा। उसके लिए बच्चों होना ये चाहिए है टाइम पीरियड ऑफ
time period of each cycle must be equal to the time period of alternating quantity. वो जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसका टाइम पीरियड, उसकी हर वेव का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बच्चों वो सेम होगा तो उस सूरत में हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो साइक्रोनाइज होगी, या फिर सम मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज, यहाँ पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, या फिर यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर क्वांटिटी जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो जाए, पीरियड ऑफ आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम वोल्टेज की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ईच साइकिल मस्ट बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अगर नहीं है, अगर हमारे पास क्या है, हर साइकिल का टाइम पीरियड सेम नहीं है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के हर साइकिल का टाइम पीरियड सेम नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें करना पड़ता है सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल पैनल। तो सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल पैनल क्या करता है, हर साइकिल अल्टरनेटिंग वोल्टेज के हर साइकिल के टाइम पीरियड को इक्वल कर देता है, हर साइकिल के टाइम पीरियड को इक्वल कर देता है। जब बच्चों हमारे पास टाइम पीरियड वेव की हर वेव का टाइम पीरियड हमारे पास सेम होगा, वो अगर अल्टरनेटिंग, वो मूविंग वेव्स जो है वो स्क्रीन पर हमें स्टेशनरी नजर आएंगी, जब वो मूविंग वेव हमें प्रोपागेटिंग वेव या ट्रैवलिंग वेव होंगी लेकिन स्क्रीन पर हमें स्टेशनरी नजर आएंगी, तो फिर उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमने पढ़ा, हमने देखा कि किस तरह से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से हम हाई स्पीड ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि उन हाई स्पीड ग्राफ जो हम बनाते हैं उससे हम कौन कौन सी मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या क्या यूजेस हैं हमारे पास इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के, सीआर को किन किन क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो बच्चों हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हम इसमें क्या कुछ मेजर कर सकते हैं। बच्चों हम इसमें टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, इसमें हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो वोल्टेज है या करंट है उसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के भी काम आता है सीआरओ। इसके अलावा हम फेज डिटरमाइन कर सकते हैं, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का हम फेज डिटरमाइन कर सकते हैं। फेज डिटरमाइन करने के साथ साथ हम टू वेव्स का फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, दो वेव्स के दरमियान का हम फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम किसी भी क्वांटिटी की पीक टू पीक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ यूजेस हैं हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के, जिससे हम टाइम पीरियड, वोल्टेज, करंट फाइंड कर सकते हैं, उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, दो वेव्स का फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पीक टू पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास वो मेजरमेंट्स हैं सीआरओ के, ये उसकी यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को सिर्फ एक दो क्वांटिटीज नहीं बल्कि हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज, बहुत सारी चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस तरह से ये मेजरमेंट होती है,
देखिए इन सब मेजरमेंट्स का जो ताल्लुक है वो किससे है, फेज से है। हम एक वेव बनाते हैं, हमारे पास ये वेव आ गई। अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ने एक वेव बनाई है, तो बच्चों इस वेव का टाइम पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं। इस वेव का पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं, वेव की मदद से ही फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वोल्टेज है, अगर आपके पास ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है या आपके पास ये करंट की वेव फॉर्म है, अगर आपके पास वोल्टेज या करंट की वेव फॉर्म है, तो आप इस करंट की वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू या करंट की मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी वेव की मदद से किसी भी पॉइंट पर आपके पास वोल्टेज की क्या वैल्यू है, V नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आप वोल्टेज की या करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये वेव जो है इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, 1 इधर कंप्लीट हो गई, सेकेंड इधर कंप्लीट हो गई। इसका मतलब इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 हर्ट्ज। तो इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इस वेव का किसी भी पॉइंट पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है, इसी ग्राफ की मदद से हम इसका फेज भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास फेज 0 होता है, इधर हमारे पास फेज पाई बाय 2 या 90 होता है, इधर पाई, इधर हमारे पास 3 पाई बाय 2 और इधर हमारे पास 2 पाई होता है। तो हम इसी वेव की मदद से फेज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों फेज डिफरेंस, अगर आपके पास एक ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, अगर आपके पास एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है और दूसरी हमारे पास ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, तो आप इन दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के दरमियान का फेज डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका फेज जो है वो 90 है, इसका फेज जो है वो 0 है, तो 90 माइनस 0 ये 90 ही आ जाता है। इसी तरह से इस पॉइंट पर देखें, इसका इस वेव का जो फेज है वो 180 है और इसका कितना है, इसका 90 है, तो 180 माइनस 90 तो फिर से 90 आ गया। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास दो वेव्स होंगी तो आप उन दो वेव्स का फेज डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। पीक वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू फॉर पॉजिटिव या नेगेटिव। ये आपके पास किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसे हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज की पीक वैल्यू, अगर ये करंट है तो करंट की पीक वैल्यू। इसी तरह से जो आपके पास पीक टू पीक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये है आपके पास पॉजिटिव पीक और ये है आपके पास नेगेटिव पीक। तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पीक तक का जो डिस्टेंस होता है ये आपके पास होता है पीक टू पीक वैल्यू। ये भी पीक वैल्यू है, ये भी पीक वैल्यू है। तो एक पीक से दूसरे पीक तक की जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं पीपी वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू। तो ये भी इसी ग्राफ से ही मेजरमेंट होगी। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के यूजेस के अंदर जो बात क्लियर हुई है कि अगर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का ग्राफ बनाता है तो हम उसकी ग्राफ की मदद से बहुत सारी उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि किस तरह से टाइम पीरियड, वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, फेज, फेज डिफरेंस, पीक या पीक टू पीक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास यूजेस ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एप्लीकेशन ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। हमने देखना है कि किसी भी कॉइल के अंदर ये टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस होता है। जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है वो कॉइल किस तरह से रोटेट करती है, कॉइल में टर्निंग इफेक्ट किस वजह से प्रोड्यूस होता है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करने का बायस बनेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। लेट्स कंसीडर
हम एक कॉइल कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर रेक्टेंगुलर कॉइल, लेट्स कंसिडर a rectangular coil capable to move या capable to rotate about an axis, तो बच्चों हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर की है। ये हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर कर ली। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये कॉइल जो है वो रोटेट करने की एबिलिटी रखती है। ये है वो शाफ्ट, जिस शाफ्ट के अराउंड ये कॉइल रोटेट करे। इस कॉइल को हमने प्लेस कर दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है। अब बच्चों ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, हमने जो करंट कैरिंग कॉइल कंसिडर की है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल, सपोज करते हैं इस कॉइल को नाम दे देते हैं हम ABCD का। अगर इस कॉइल में ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट की मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देता हूं। इधर है आपके पास A से B, B से C, C से D और D से A। ये हमारे पास है इस कॉइल में से जो करंट गुजरता है। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स जो एक्ट करती है वो क्या होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास कॉइल है जिसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है, हम इस कॉइल को 4 लेंथ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं डिवाइड द कॉइल इनटू 4 लेंथ सेगमेंट्स, डिवाइड द कॉइल इनटू 4 लेंथ सेगमेंट्स, 4 लेंथ सेगमेंट्स। अब हमने क्या किया, इसे 4 लेंथ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। देन फोर्स एक्टिंग ऑन ईच साइड, तो किसी भी साइड पर जो फोर्स एक्ट करेगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। वो फोर्स हमारे पास क्या होगी, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। और ये पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों आपके पास इस कॉइल की हर साइड पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमारे पास होगी आई एल क्रॉस बी। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको 4th लेंथ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। इस कॉइल के इस वक्त आपके पास 4 हिस्से हैं। एक आपके पास ये AB है, ये इस तरह से बिहेव करेगा जैसा कि आपके पास एक लेंथ सेगमेंट है। जैसे हमने ये लेंथ सेगमेंट रिप्रेजेंट कर दिया AB। दूसरा आपके पास लेंथ सेगमेंट ये बन रहा है, ये कौन सा है आपके पास, लेंथ सेगमेंट BC। तीसरा आपके पास ये बन रहा है, ये आपके पास लेंथ सेगमेंट आ गया CD। और चौथा जो है वो आपके पास ये साइड बन रही है लेंथ सेगमेंट DA। अब इस कॉइल के आपने 4 पार्ट्स कर दिए हैं और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर AB, BC, CD और DA। अब हमने इसकी हर साइड को ऐसे बिहेव करना है जैसे कि ये हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है और हर साइड पर हमने फोर्स डिटरमाइन करनी है कि इस कॉइल पर जो फोर्स एक्ट करेगी किस साइड पे क्या एक्ट करेगी। तो बच्चों फोर साइड AB, अगर हम AB साइड की बात करते हैं, ये AB, ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। ये बच्चों आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने। 4 साइड AB साइड के लिए लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये आपके पास आ गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वक्त लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होंगे तो यहां से क्रॉस खत्म करेंगे, F इज इक्वल टू एफ ए बी दैट इज ILB। क्रॉस खत्म करेंगे तो साइन ऑफ थीटा आता है और यहां आप AB के क्रॉस ILB साइन ऑफ क्या पुट करेंगे, साइन 90। और साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो आपके पास जो AB साइड पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, ILB। इसी तरह से फोर साइड BC। अब BC की बात करते हैं, ये आपके पास BC लेंथ सेगमेंट है,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर आपस में क्या होंगे? एंटी पैरेलल। यहां पर लिखें फोर साइड BC, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या होंगे? एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल हैं तो फोर्स अक्रॉस BC ILB साइन ऑफ 180, और साइन 180 क्या होगा? 0 होता है, तो ये फोर्स BC के क्रॉस जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरह से बच्चों आपके पास CD की बात करते हैं। 4 साइड CD के लिए आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड फिर से परपेंडिकुलर है। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है, तो CD के लिए फोर्स आपके पास हो जाएगी ILB साइन ऑफ 90, साइन 91 होगा। CD साइड पर भी जो फोर्स एक्ट करेगी ILB ही एक्ट करेगी। इसी तरह से आपके पास फोर साइड DA। अब DA साइड के लिए क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल हैं तो DA पर जो फोर्स एक्ट करेगी ILB साइन ऑफ 0, साइन 0 0 होता है, और DA के क्रॉस जो फोर्स एक्ट करेगी वो 0 हो जाएगी। अब बच्चों दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स एक्ट कर रही है AB के क्रॉस, दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है CD के क्रॉस, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है। AB के क्रॉस जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास ILB है, CD के क्रॉस जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास ILB है। तो इसका मतलब ये हुआ बोथ साइड पर इक्वल फोर्स एक्ट कर रही है, बोथ साइड पर इक्वल फोर्स एक्ट कर रही है, और वो आपके पास क्या है? FAB ILB, FCD के क्रॉस भी ILB। अब बच्चों देखना ये है कि इस करंट कैरिंग कॉइल पर ये जो फोर्स एक्ट कर रही है इसकी डायरेक्शन क्या है? ये जो फोर्स एक्ट कर रही है इसकी डायरेक्शन क्या है? हमारे पास ये बच्चों अभी जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करने की एबिलिटी रखती है। यहाँ आपके पास करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ आपके पास करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। और हमने क्या पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इस AB के क्रॉस, तो AB के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास होगी क्लॉकवाइज। वो क्या डायरेक्शन बनती है? राइट हैंड रूल के मुताबिक वो डायरेक्शन क्या बन रही है? क्लॉकवाइज। इसी तरह से इधर अपवर्ड करंट है, तो अपवर्ड करंट के केस में जो यहाँ पर डायरेक्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास बन रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस करंट कैरिंग कॉइल को हमने प्लेस किया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है? वो है नॉर्थ से साउथ। तो बच्चों आप देखें कि आपके सामने जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट कैरिंग कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इंटरैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरैक्ट कर रही है। अब उस इंटरैक्शन से क्या हो रहा है? कहीं तो दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और कहीं वो दोनों फील्ड्स एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं। इस साइड में AB के क्रॉस आप देखें कि यहाँ दोनों क्या कर रही हैं? एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, और इधर दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं और इधर एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो फोर्स जो एक्ट करेगी AB साइड पर और CD साइड पर, AB साइड पर और CD साइड पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन उसकी क्या होगी? ऑपोजिट। इधर जो डायरेक्शन बन रही है, देखें ये अगर आपके पास कॉइल है, इधर हेल्प कर रही है, इधर कैंसिल कर रही है, इधर हेल्प कर रही है, इधर कैंसिल कर रही है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। और इधर आप देखें, इधर हेल्प हो रही है और इधर कैंसिल कर रही है। फोर्स की डायरेक्शन क्या बन रही है?
इनवर्ड, जब बच्चों किसी कॉइल की बात होती है, बुक दिखाएं, जब हमारे पास कोई कॉइल की बात होती है, जैसे ये हमारे पास कॉइल है, अब इस कॉइल पर इस साइड पर आउटवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, आउटवर्ड फोर्स, और इस साइड पर इनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। अगर ये कॉइल रोटेट करने की एबिलिटी रखता है तो ये देखें कि आउटवर्ड, इस तरफ आउटवर्ड फोर्स है और इस वक्त इनवर्ड फोर्स है, और इसी आउटवर्ड और इनवर्ड फोर्स की वजह से दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके जी, तो दिस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस टॉर्क, प्रोड्यूस कपल। दिस equal and opposite, these equal and opposite, these equal and opposite forces form couple, तो ये जो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, कपल प्रोड्यूस करेंगे। ओके बच्चों, अब हम टॉर्क फाइंड करते हैं, टॉर्क ड्यू टू कपल फाइंड करते हैं। टॉर्क ड्यू टू कपल, फोर्स टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, चाहे आप ए बी लिख दें चाहे आप सी डी लिख दें, मल्टीप्लाई बाय, फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मोमेंट आर्म ऑफ कपल, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंट आर्म ऑफ कपल से। फोर्स आपके पास क्या है, आई एल बी, जो आपने फाइंड किया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आई एल बी, तो फोर्स आपके पास आ गई आई एल बी। मोमेंट आर्म ऑफ कपल होता है ये सी से डी तक का डिस्टेंस, और सी से डी तक का डिस्टेंस मोमेंट आर्म ऑफ कपल, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल ए से, तो ये आपके पास आई एल बी इंटू ए, या फिर आप आई एल और ए को इकट्ठा कर दें, लेंथ और विड्थ इकट्ठा हो गया इंटू बी, तो ये आई ए बी आपके पास आ गया टॉर्क ड्यू टू कपल। तो आई ए बी आपके पास क्या आ गया है, टॉर्क ड्यू टू कपल, ये हमने फाइंड कर लिया टॉर्क ड्यू टू कपल। अब अच्छा इसी से हमें क्या पता चला कि ये जो आपके पास कॉइल है इसकी इस साइड पर जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड। इधर हम डॉट लगा देते हैं, ये डॉट लगा दिया क्योंकि यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड। इसको आप रिप्रेजेंट कर दें एफ ए बी से, जैसे हमने रिप्रेजेंट किया, और इस साइड पर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। इधर हम क्रॉस लगाते हैं और ये इनवर्ड फोर्स, तो यही टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं इस कॉइल को क्या करेंगी, रोटेट करवाएंगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके बच्चों, तो ये है आपके पास टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ये तो हमने प्लेस किया शुरू में, प्लेन ऑफ कॉइल प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। शुरू में क्या था, प्लेन ऑफ कॉइल प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी उस केस में आपके पास जो टॉर्क आया वो आया आई ई बी। टॉर्क क्या आया बच्चों, आई ई बी। अच्छा, अगर हमारे पास प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाती है, बिल्कुल पैरेलल नहीं है, ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, if plane of coil form angle alpha with respect to magnetic field, अगर वो जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बनाती है, अल्फा बनाती है, उस केस में क्या होगा, देखिए आपके पास ये आ गई साइड कॉइल की, ये कॉइल की साइड आ गई सी डी, इसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास कॉइल की साइड आ गई सी डी, जो कि मोमेंट आर्म ऑफ कपल है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से। और ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ, ये आपके पास मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल या फिर ये आपके पास मोमेंट आर्म ऑफ कपल, इनके दरमियान अब एंगल क्या है, अल्फा। इनके दरमियान एंगल क्या होगा, अल्फा। तो उस सूरत के अंदर हम जब टॉर्क लिखेंगे तो टॉ इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे आई एल बी, और इस मोमेंट आर्म ऑफ कपल का वो कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, मीन कि ए कॉज ऑफ अल्फा,
तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए कॉज ऑफ अल्फा। तो टॉर्क जो होगा फिर क्या होगा आपके पास, ए कॉज ऑफ अल्फा, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ मोमेंट आर्म ऑफ कपल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग भी लिख सकते हैं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ आपके पास था आई एल बी, और ए का कंपोनेंट जो पैरेलल है वो है ए कॉज ऑफ अल्फा। इसको दोबारा आप लिख सकते हैं, आई एल और ए को इकट्ठा कर देंगे, यहां पे आ गया बी कॉज ऑफ अल्फा। एल और ए किसके बराबर है, एरिया के बराबर है, तो आई ए बी कॉज ऑफ अल्फा, ये बच्चों आपके पास टॉर्क आ गया। फॉर एन कॉइल्स, अगर आपके पास एन कॉइल्स हो, फॉर एन कॉइल्स, ये कॉइल थी, एन कॉइल्स के लिए यही जो टॉर्क होगा आपके पास ये हो जाएगा एन आई ए बी कॉज ऑफ अल्फा। ओके बच्चों, अब टॉर्क आपके पास मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, यकीनन जब अल्फा आपके पास 0 होगा। टॉर्क मिनिमम कब होगा, यकीनन जब आपके पास अल्फा 90 के बराबर होगा। मतलब जब प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल होगी, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, दैट इज एन आई ए बी कॉज ऑफ 0, कॉस 0 1 होता है, तो आपके पास जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आ जाएगा एन आई ए बी। इसी तरह से जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो टॉर्क आपके पास हो जाएगा एन आई ए बी कॉज ऑफ 90। कॉस 90 जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के, तो इस तरह से टॉर्क जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये था बच्चों आपके पास कि किस तरह से कोई भी करंट कैरिंग कॉइल के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, किस तरह से कोई कॉइल रोटेट करती है। इसके बाद के जो हमारे टॉपिक्स हैं, गैल्वानोमीटर, आगे वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओम मीटर, उन सब के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल यूज होगा वो यही होगा, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। इसलिए इसको अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा ताकि अगले टॉपिक के अंदर आपको आसानी हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।